हाय गाइस। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं एक बढ़िया सी कहानी जिसमें शायद कुछ सीख मिले। इस कहानी का शीर्षक है अब जवाब दो और जिसे लिखा है नरेंद्र बाम ने। चलो चलते हैं कहानी में। हरे भरे जंगल, जंगलों के बीच पगडंडी, पगडंडी के दोनों ओर सीढ़ी नुमा खेत। इन खेतों के बीच बसा छोटा सा गांव। यहाँ 20 आदिवासी परिवार बसते हैं। जंगल और खेती इनकी गुजर बसर का साधन है। धन का अभाव है लेकिन ये लोग अपने रीति रिवाजों के धनी हैं। दिन भर काम करते हैं। शाम होते ही नगाड़ों की आवाज़ गूंज उठती है। गांव की चौपाल में हलचल शुरू हो जाती है। गीतों की सुरीली धुन, नगाड़ों की ताल, झांझ की झनकार, इनकी लय में पैरों की थिरकन, बूढ़े जवान सभी झूम उठते हैं। ये इनके जीवन के अंग हैं। किसी अवसर का इंतजार नहीं करते। यूं तो हर दिन नई उमंग से शुरू होता है, पर आज विशेष खुशी का दिन है। बोधन का लड़का मंगल आने वाला है। बोधन गांव का खाता पीता किसान है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। एक ही बेटा है। उसे बड़ा अफसर बनाने का उसका सपना है। सपने को साकार करने में मंगल उसका पूरा साथ दे रहा है। मंगल बचपन से ही होनहार था, पढ़ने में तेज। 8वीं जमात पास करके आगे पढ़ाई करने शहर गया था। पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा था। इस खुशी में बोधन ने आज, जो कि उसका पिता था, ज़्यादा पी ली। बोधन नगाड़े की धुन में रात देर तक नाचा। गांव के नज़दीक पहुंचते ही जानी पहचानी लय मंगल के कानों में पड़ी। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। कितने दिनों के बाद वह आज नगाड़े की गरज सुन रहा था। वह खुद नहीं जानता वह चल रहा है या नाच रहा है। चौपाल में नाचती टोलियों ने उसका स्वागत किया। बोधन ने उसे सीने से लगा लिया। पीने का एक और दौर चला। मंगल भी साथियों के साथ थिरकने लगा। भोर कब हुई पता ही नहीं चला। सुबह की सुनहरी धूप जंगलों से छन छन कर आ रही थी। मंगल खेतों की मेड़ पर खड़ा इस छटा को देख रहा था। कितना अंतर है शहर और गांव में। इतने दिन शहर में बिताए पर वहाँ के जीवन से जुड़ न सका। आज भी गांव की धरती उसे उतनी ही भली लगती है। क्या नहीं है यहाँ? सादगी, मेहनती लोग, एकता के धागे में बांधने वाले रीति रिवाज। वाह, सब कुछ तो यहाँ है। मंगल इन बातों को सोचकर खुद को खुशनसीब समझ रहा था। वह रीति रिवाजों की कदर करता था। साथ ही उसके मन में कई सवाल उठते जिनका जवाब उसके पास नहीं था। कुछ रीतियों को उसका मन मानने को तैयार नहीं था। इन विचारों में मंगल न जाने कितनी देर खोया रहा। अचानक वह शोर से चौंक उठा। मार डालो इसे, नहीं जला दो इसे, यह डाइन है, चुड़ैल है, यह सबको खा जाएगी। हम आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज़ें चौपाल से आ रही थी। सुनकर मंगल दौड़ पड़ा। उसका मन अनजाने भय से कांप उठा। चौपाल के पास पहुंचा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बुधनी काकी को भीड़ ने घेर रखा था। बुधनी काकी जमीन पर पड़ी थी। फटे कपड़े, बाल बिखरे, बूढ़ा शरीर थर थर कांप रहा था। गाल की सूखी हड्डियों में आंसू की बूंद थी। सूखे होंठ कांप रहे थे। सामने बिगल हाथ में लाठी लिए खड़ा था। गांव का मुखिया भी भीड़ में खड़ा था। सब तमाशा देख रहे थे। बुधनी काकी की नज़र मंगल पर पड़ी। कुछ कहने को होंठ हिले, आवाज़ न निकली। इतने में एक पत्थर उसके माथे पर आ लगा। खून की धार बह निकली। मंगल से रहा नहीं गया। वह उसकी तरफ लपका। बोधन ने उसे पीछे खींच लिया।
बिगल की राशन तेल का टिन लेकर बुधनी की ओर बढ़ा। उस पर तेल छिड़कने लगा। आज तुझे जलाकर दम लेंगे, दहाड़ती आवाज में बोला। बुधनी का की करा उठी, कमजोर आवाज में कहने लगी, तू ही वह बिगल है। तेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ गई थी। मैंने तुझे अपना दूध पिलाया। मेरे दूध की क्या यही कीमत है? मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई बचाओ। मंगल से रहा न गया। दौड़कर उसने बिगल से तेल का टिन छीन लिया। उसे दूर धकेल कर बोला, क्या हो रहा है यह? क्यों मार रहे हो इसे? मैं भी तो जानूं। क्या किया है इसने? मुखिया काका आप बताइए। अरे कानून से नहीं तो भगवान से तो डरो। आखिर इसका अपराध क्या है? यह डाइन है मंगल। इसने शुक्रा की बेटी पर जादू टोना किया, वह मर गई। इसकी सजा यही है, तुम हट जाओ। मुखिया कड़कती आवाज में बोला। काका ये बेकार की बातें हैं। कोई डाइन नहीं होती, समझदारी से काम लीजिए। क्या सबूत है इसका? मंगल अपनी पूरी ताकत से बोला। इसका सबूत है ओझा का बयान। उसी ने इस शैतान की करामात बताई। मुखिया ने जवाब दिया, यह गलत है। ओझा भगवान नहीं है। ओझा के कहने पर आप इसकी जान नहीं दे सकते। मैं यह नहीं होने दूंगा। मंगल बोला। इतने में दो चार नवयुवक उसकी ओर बढ़े। मंगल ने बिगल की लाठी छीन ली। बोला, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। नवयुवक वहीं रुक गए। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे ओ बोधन, ले जा अपने शहरी बेटे को। थोड़ा पढ़ लिख लिया तो अपने रिवाज भूल गया। संभाल इसको वरना बुरा होगा। मुखिया ने आदेश भरी आवाज में कहा। बोधन घबरा उठा, भय से कांपने लगा। वह मंगल को पकड़कर बोला, घर चल बेटे, तू पूरी बात नहीं जानता। मैं तुझे सब बता दूंगा। इस समय तू यहाँ से चल। नहीं बाबा, मैं यह घिनौना काम नहीं होने दूंगा। अरे कानून है कि नहीं? आप लोगों को जो मर्जी आए करने का हक किसने दिया? मंगल ने गुस्से में कहा। सही गलत का फैसला तू नहीं कर सकता बेटा। बूढ़ा बाप तुझसे विनती करता है, तेरे हाथ जोड़ता है। मंगल तू घर चल। मंगल को बाबा की हालत पर तरस आया। अनमने ढंग से वह मुखिया की ओर देखने लगा। इतने में मुखिया ने आदेश दिया, ठीक है, इसकी सजा काफ़ी है। इसे गांव के बाहर वाली झोपड़ी में बंद कर दो। इसका फैसला कल होगा। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। मंगल बेमन से बोधन के साथ घर को चल पड़ा। चारपाई पर लेटा मंगल गहरे सोच में पड़ गया। कई विचार उसके मन में आ रहे थे। बोधन ने चिलम बनाई। मंगल के सिरहाने आकर बैठ गया। सिर पर हाथ फेर कर बोला, बेटा तू तो अब बड़ा हो गया है। मेरी उम्र बीत चुकी है। यहाँ के रीति रिवाज मैं तुझसे अधिक जानता हूँ। मंगल चुपचाप अपने मन पर काबू करके बाबा की बातें सुनता रहा था। ये बातें सच हैं बेटे, डाइनें होती हैं। ओझा की बातें झूठ नहीं होती। मैं ऐसी कई मौतें देख चुका हूँ जिनको वैद्य हकीम ठीक न कर सके, ओझा ने ठीक किया। अधिकतर ऐसी ही औरतें डाइनें होती हैं। जिसकी औलाद न हो, ये जादू टोना करती हैं। कितने परिवारों को ये मौत की नींद सुला चुकी हैं। कल की बात है, शुक्रा की बेटी चल बसी। रात को अच्छी भली सोई, सुबह मरी पड़ी थी। ना बीमारी ना रोग। तुम ही कहो, बिना जादू टोने के यह कैसे हुआ? गांव के मुखिया के साथ कुछ लोग ओझा के पास गए। कलुआ भगत बहुत जाना माना ओझा है। उसकी बात कभी झूठ नहीं निकलती। पूरी बात सुनते ही उसने कहा था, ये मौत जादू के कारण हुई है। अगर इसको रोका न गया तो और नुकसान होगा। तब उसने एक मुर्गी काटी, मांस और मदिरा से पूजा की। 1 घंटे तक हवन करके उसने कहना शुरू किया, डाइन ने यह काम किया है। उसका मकान पूरब की तरफ है। उसकी संतान नहीं, एक बूढ़ी औरत है। वह शुक्रा के घर कई दिनों से आती होगी। उसका इतना बताना काफ़ी था। लोगों को समझते देर नहीं लगी। पूरब की ओर बुधनी का घर है। उसकी संतान नहीं है। वह इधर कुछ
दिनों से शुक्रा के घर आती जाती है, इसीलिए उसे यह सज़ा दी जा रही है। अपने रीति रिवाजों को भूलने के लिए तो तुझको नहीं पढ़ाया है। मंगल के मन की हालत अजीब थी। बाबा की बातों को सुन तो लिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। बाबा को कैसे समझाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में शुक्रा के घर से रोने की आवाज़ आई। मंगल चौंक पड़ा। बोधन और मंगल शुक्रा के घर की ओर दौड़े। वहाँ भीड़ थी, बिगल भी था। शुक्रा रो रहा था। मंगल को देखकर बिगल चीख पड़ा, अरे शहरी देख ले, फिर एक जान ले ली उसने। शुक्रा की दूसरी लड़की नीमो भी इसका शिकार हो गई है। अब क्या कहेगा तू? तू ही इसकी मौत का जिम्मेवार है। तूने ही उसे कल बचाया था। मंगल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। साहस करके मंगल आगे बढ़ा। शुक्रा के आंगन में भीड़ लगी थी। सबके चेहरे पर भय था। कुछ के चेहरे गुस्से से तलमला रहे थे, कुछ के चेहरे गुस्से से और तेज से तमतमाने लगे। बीच में एक चटाई पड़ी थी। एक छोटी ढिबरी टिमटिमा रही थी, मानो वह भी अपना दुख सुना रही हो। ढिबरी की धुंधली रोशनी में चटाई पर नीमो को लिटाया हुआ था। बगल में शुक्रा की घरवाली बिलख बिलख कर रो रही थी। 2 दिन में यह दूसरी घटना थी। उसके दुख को मंगल समझ रहा था। दिल का दुख बताने को उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। मंगल नीमो के और नज़दीक गया। धुंधली रोशनी में नीमो का चेहरा नीला लग रहा था। उसकी नाड़ी देखी, सीने के पास कान सटाकर सुना। भीड़ की तरफ मुँह करके बोला, अभी यह जीवित है, इसकी सांस चल रही है। बिगल बीच में ही बोल उठा, यह कुछ पल की मेहमान है, इसको कोई नहीं बचा सकता। उस बुढ़िया की करामात तुम खुद देख लो। आज हम इसको जिंदा जला देंगे। लड़की की जान निकल रही है, आप लोग इसे बचाने की नहीं सोच रहे हैं? अब भी यह बच सकती है। अरे कोई बीमारी हो तो दवाई की सोचें। यह तो उस डाइन की करतूत है, इसे हम कैसे बचा सकते हैं? भीड़ से आवाज़ आई, मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मानिए। मंगल ने कहा, मुखिया जी, मंगल की बात मानने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुधनी को सज़ा तो बाद में भी दे देना। अभी मेरी बेटी को बचाओ। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी दुनिया उजड़ रही है। बुधनी को मार भी दोगे तो मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। शुक्ला सुबह सुबह के रोते हुए कहने लगा। मुखिया को दया आ गई। उसने भीड़ को रोका। मंगल से बोला, ठीक है मंगल, तू भी अपनी करनी कर ले। बोल तू क्या चाहता है? मुखिया जी, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, 1 घंटा और हम रुक जाते हैं। मंगल अपनी पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। 1 घंटा बीतने को आया। मुखिया, बिगड़, भूलन सभी उतावले होने लगे। अब मंगल नहीं आएगा, डॉक्टर ने ही मना कर दिया होगा। घसीट कर ले आओ बुढ़िया को, कोई भीड़ में से बोला। अरे नहीं, झोपड़ी को ही जला डालो, खुद मर जाएगी, दूसरा बोला। बिगल बोला, ठीक कहा तुमने, मसाल जलाकर चलो। बिगल ने जल्दी मसाल हाथ में ली। आगे व और पीछे पूरे गांव के लोग शोर मचाती भीड़ झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ, ठहरो, मैं आ गया हूँ, डॉक्टर आ गए हैं। मंगल ने पीछे से जोर से आवाज़ लगाई। भीड़ थम गई। सब शुक्रा के घर के पास आ गए। डॉक्टर ने लड़की को देखा। देखते ही बोला, इसे सांप ने काटा है। यह कहाँ सोई थी? मैं दवाई देता हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। भीड़ में खामोशी छा गई। मंगल खुशी से उछल पड़ा। बिगल के हाथ से मसाल छीनी। 2-3 युवकों को लेकर शुक्रा के घर के भीतर गया। मसाल की रोशनी में पूरे कमरे को सब देखने लगे। कोने की तरफ बढ़ते ही मंगल और उसके साथी उछलकर पीछे भागे। कोने में काला नाग कुंडली बांधकर बैठा था। तीनों ने बाहर निकलकर सबको देखने को कहा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मुखिया कभी मंगल का मुंह ताकता, कभी भीड़ का। मंगल भीड़ के बीच आया।
उसके चेहरे पर जीत साफ झलक रही थी। सबकी तरफ गौर से देखकर बोला, अब जवाब दो। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना किसी परिचय के, बिना किसी छानबीन के हमें ऐसे ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। खासकर अंधविश्वास जैसे तजुर्बों में न पढ़कर पहले तो उसका विश्लेषण करें, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचें। धन्यवाद।